नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू रखते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 3 दिसंबर 2025 और देखते हैं 3 दिसंबर 2025 में कौन कौन सी न्यूज हमारे काम की है। वैसे तो बहुत सारी न्यूज आज जो आई हुई है वो रिपीटेड है ना, क्योंकि कल भी हमने पढ़ा था लास्ट टाइम की जो संचार साथी ऐप आया है, ठीक है, उसके ऊपर कुछ लोग उसका सपोर्ट करते नजर आएंगे, कुछ लोग उसका अपोज करते नजर आएंगे। तो वो भी काफी जगह पर एडिटोरियल में इन पे उसको डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फ्रंट पेज भी आपने देखा होगा, डॉट ऑर्डर टू प्री इंस्टॉल गवर्नमेंट ऐप ट्रिगर्स स्टॉम, है ना। कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, डीओटी, ठीक है, उसने कहा कि हमें अगर मोबाइल फ्रॉड, साइबर स्कैम्स, आइडेंटिटी मिसयूज, या फिर मैं कह सकता हूं कि जो सिम का मिसयूज कर लेते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि जो डिजिटल अरेस्ट स्कैम होते हैं, ठीक है, उन सब से अगर हमें उनको प्रिवेंट करना है तो देन डेफिनेटली हमारे पास क्या होना चाहिए, एक प्रोविजन होना चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है, जब भी कोई क्राइम करता है, साइबर क्राइम करता है, फ्रॉड करता है, किसी तरह का कोई भी क्राइम इन्वॉल्व होता है, देन डेफिनेटली वो अपना खुद का पर्सनल मोबाइल नंबर, पर्सनल आधार कार्ड से जुड़ा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट उसमें यूज नहीं करेगा। तो डेफिनेटली चोरी के सामान का यूज किया जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए कि आपके मोबाइल के अंदर पहले से एक ऐप इंस्टॉल्ड हो, प्री इंस्टॉल्ड हो। तो कह दिया गया कि मार्च 2026 से जो भी मोबाइल फोन्स आएंगे मार्केट में, उनमें ये प्री इंस्टॉल्ड रहेगा, आप उसे हटा नहीं पाओगे। और उसके बाद जो पहले से एग्जिस्टिंग मोबाइल फोन्स है उनके अंदर एक सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा, जिसके बाद ये चीज अपडेट कर दी जाएगी, ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में वो ऐप आ जाएगा। और उससे सरकार क्या करेगी, यानी कि गवर्नमेंट जो रहेगी आपको मॉनिटर करेगी। कहने का मतलब ये है, आपका मोबाइल चोरी होता है, कोई उसका मिसयूज ना कर ले, अगर मान लो चोरी हो जाता है तो डेफिनेटली यू विल हैव ए नंबर। आप अपने उसके किसी दूसरे स्मार्टफोन या किसी दूसरे डेस्कटॉप का यूज करके उसके पोर्टल पर जाइए, उस नंबर को डालिए और उसे फ्रीज कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए, तभी पूरा मोबाइल आपका बंद हो जाएगा। कोई आपके डाटा का, कोई आपके मोबाइल सिम का, कोई आपके उसका मिसयूज नहीं कर पाएगा। बट जो सबसे बड़ा चैलेंज सामने निकल के आता है वो आता है प्राइवेसी। एंड आई होप यू ऑल नो आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो क्या कहता है, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार। और जीने के अधिकार में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है विद डिग्निटी। हम सभी को डिग्निटी से जीने का अधिकार है और उसके अंदर इन्हें हेल्दी एनवायरमेंट, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये दो क्यों लिखे, तो दो ही होते हैं और दोनों ही न्यूज में चल रहे हैं। आप दिल्ली में जाइए, दिल्ली में सांस लेने के लिए हवा जो है, वो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है ना। लोग जो है एनएचआरसी तक पहुंच गए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन तक पहुंच गए, उसका दरवाजा खटखटा रहे हैं कि भाई बचाओ हमें। तो एक अच्छे और हेल्दी एनवायरनमेंट में अच्छी हवा मिले, अच्छा खाना मिले, अच्छा पीने को पानी मिले, प्लस विद डिग्निटी हमें जीने का राइट है। और डिग्निटी की जब बात होती है, जब आत्मसम्मान की बात होती है, तो वहां पर एक सबसे बड़ी चीज जो आती है वो आती है प्राइवेसी। अब सोचो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कह रहा है कि आपके मोबाइल में हम एक ऐसा ऐप लॉन्च डालने वाले हैं जिसको आप रिमूव भी नहीं कर सकते हो। तो उसके पीछे जो लोग उसका डाटा स्टोर करेंगे उस पूरे मोबाइल पर, यानी कि जैसे आपने सुना होगा ना, एक पेगासस वायरस है ना, जो यूज किया गया था, ठीक है, जिसमें टारगेट किए गए थे बहुत सारे अपोजिशन के पॉलिटिशियंस, ठीक है, बहुत सारे जो अपोजिशन लीडर हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनको टारगेट किया गया पेगासस में। अब एक्चुअल में देखा जाए तो गलत बात है ना। अब डेमोक्रेसी, हेल्दी डेमोक्रेसी का मतलब तो यही है ना कि आप रूल कर रहे हो एक अपोजिशन पार्टी। अब अपोजिशन पार्टी अपनी स्कीम्स बनाएगा, अपनी स्ट्रेटजीज बनाएगा ताकि वो दोबारा उस रोल में आ सके, तुम अपने आप को रोल में रखने के लिए पॉलिसीज बनाओगे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप रूल में रहते हुए कोई ऐसा काम करो जिससे कि तुम सामने वाले की पूरी एक्टिविटीज पे नजर रखो और पहले से तुम्हें पता चल जाए कि वो बंदा क्या करने वाला है। तो जिस तरह पेगासस वाला जो न्यूज में आया था, सिमिलरली इसको कंपेयर किया जा रहा है कि गवर्नमेंट उस डाटा को कहां रखेगी, क्या क्या उसमें आप एक्सेस करोगे, कुछ पता ही नहीं हमें। तो इससे क्या हुआ, इस तरह की जब ये बात आई तो हमारे यहाँ पर क्या हुआ, एकदम से इसका अपोज होने लगा। और फिर हालांकि हमारे जो कुछ मिनिस्टर्स है रूलिंग पार्टी के, वो कह रहे हैं कि हम आपको ऑप्शन देंगे कि आप चाहो तो रखो, चाहो तो ना रखो। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, डेफिनेटली फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 21 का वॉयलेशन सीधा सीधा नजर आ रहा है। तो ये बात तो कोर्ट तक जाएगी और ये देखना एक ऐसी न्यूज है जो डेफिनेटली 4-5-6 महीने तक खींचने वाली है। और नेक्स्ट ईयर अगर आपका एग्जाम है तो डेफिनेटली ये एक अच्छा टॉपिक तुम्हारे लिए निकल कर
आने वाला है। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना ध्यान रखना। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कहा कि हम प्री इंस्टॉल्ड ऐप देंगे, उससे ये होगा वो होगा, उसके प्लस पॉइंट उसके नेगेटिव पॉइंट, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, क्या काम करता है, बस अभी के लिए कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। और उसके ऊपर सभी के कमेंट आने लगे हैं। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे, इधर आप देखोगे ज्योतिरादित्यनाथ सिंधिया। ठीक है, ये सब चलता रहेगा। तो फैक्ट याद रखना, कल भी हमने सारे फैक्ट डिस्कस किए थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज थोड़ा सा उसको पढ़ के आगे निकल जाते हैं। संचार साथी पोर्टल आया था 2023 में, अब उसे ऐप लाने की बात कही जा रही है। CIR क्या है? सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। It helps track lost or stolen mobile phones, allows blocking lost phones IMEI number so it cannot be used on Indian networks. Also provides status check of IMEI. अब देखो बहुत से लोग कह रहे होंगे कि सर अच्छी बात है ना, हमारे मोबाइल में ऐसा क्या है, कोई क्या ही देख लेगा। बट आप सोचो उस पॉलिटिशियन का पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, बड़े बड़े अपोजिशन लीडर्स होते हैं, सोचो उनकी स्ट्रेटजीज अगर पहले से गवर्नमेंट को पता लग रही है, देन डेफिनेटली यहाँ पर डेमोक्रेसी बात नहीं हो सकती है। समझ गए? तो एक लार्ज स्केल पर आप देखोगे, इसको एनालाइज करोगे तो समझ में आएगा ये ठीक नहीं है। समझ गए? अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, आगे की बातें हैं। टेफकॉफ क्या है आपका? टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड consumer protection. It helps users identify all mobile numbers issued on their Aadhaar, allows consumers to report numbers not owned by them, prevents SIM identity fraud. इसमें एक बात और भी कही गई है, और बात क्या थी कि आपकी जो सिम बाइंडिंग होगी बेसिकली, ठीक है, वो जो सिम बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है वो उसके अंदर होना चाहिए। मतलब जैसे कि आपने देखा होगा, फोन पे वगैरह चलाते होंगे आप सभी, तो आपने देखा होगा कि अगर आपके मोबाइल में सिम नहीं है, देन आपका फोन पे या जितने भी यूपीआई ऐप है वो वर्क नहीं करते हैं। तो सिमिलरली व्हाट्सएप हो गया या जो भी तुम ऐप यूज करोगे, पर्टिकुलर जिस सिम पे वो रजिस्टर है वो सिम उसी में होना चाहिए, ताकि किसी तरह के फ्रॉड से बचा जा सके। और ये सब साइबर फ्रॉड है ना, डिजिटल अरेस्ट स्कैम से बचने के लिए, क्योंकि आपने देखा इस बार भी अगर इस साल का डाटा देखा जाए तो ऑलमोस्ट 5000 करोड़ से ज्यादा का डिजिटल अरेस्ट स्कैम में लोग भारत के पैसा गंवा चुके हैं। ठीक है, जस्ट उन्हें प्रिवेंट करने के लिए कल हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया था। आई होप आपने पढ़ लिया होगा। आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। सेम न्यूज इंडियन एक्सप्रेस में, आफ्टर सर्वेलेंस अप्रोवर गवर्नमेंट से यूजर्स कैन डिलीट संचार साथी ऐप। लेकिन ध्यान रखना, एप्पल जो है और जो गूगल है उसने क्या किया है, अपनी प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इसको कोर्ट में चैलेंज किया है। क्योंकि जो एप्पल है बेसिकली वो जाना ही किसके लिए जाता है? प्राइवेसी के लिए। तो उसने कहा कि हमारे जो ग्लोबल प्राइवेसी नॉर्म्स हैं हम उनके साथ कोई भी समझौता नहीं करेंगे, और उन्होंने सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। तो अब देखते हैं कि जो 2017 वाला केस था, केएस पुट्टास्वामी केस, जिसमें कहा गया था राइट टू प्राइवेसी जो है आपका फंडामेंटल राइट है, तो यहाँ पर तो सीधा सीधा उसका वायलेशन होता नजर आ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा ये सब फ्यूचर में देखने के लिए मिलेगा हमें। चलते हैं थोड़ा सा आगे। न्यू कॉम्प्लेक्स हाउसिंग पीएमओ टू बी कॉल्ड एज सेवा तीर्थ। ये भी एक सिंपल वन लाइनर में याद रखना, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जो पीएमओ कॉम्प्लेक्स है ना, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का ऑफिस वगैरह है, उनको पूरे को पहले पीएमओ कहते थे कॉम्प्लेक्स, अब उसका नाम बदलकर उसको क्या कर दिया गया है? सेवा तीर्थ। उसमें सेवा तीर्थ फर्स्ट, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब बैठेंगे। ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरीट जो है उसको सेवा तीर्थ 2 कहा गया है। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट NSCS जो बैठेंगे उसको कहा गया है आपका सेवा तीर्थ 3rd। ए फैसिलिटी नोन एज द इंडिया हाउस इंटेंडेड फॉर हाई लेवल डिप्लोमेटिक मीटिंग्स विद विजिटिंग डिग्निटरीज। ठीक है, तो सिंपल उसका नाम बदल दिया गया है ताकि हमें ये रहे कि हाँ हम वहां पर, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का काम क्या है? लोगों के लिए काम करना, तो हम सेवा कर रहे हैं। समझ गए ना? तो कुछ कुछ ऐसा समझ में रखना, और उसका नाम क्या कर दिया है? सेवा तीर्थ। जस्ट वन लाइनर है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। वुमेन मूव NHRC ओवर एयर पॉल्यूशन अफेक्टिंग चिल्ड्रन। देखो ये जो टॉपिक है ना, एयर पॉल्यूशन, ठीक है, काफी समय से चला आ रहा है, और जो सर्दियों के 3-4 महीने होते हैं ना, इसमें ये टॉपिक तो कॉन्टिन्यूस चलता है। क्योंकि जैसे सर्दी आती है डेफिनेटली दिल्ली वाले NCR वाले रीजन में पोल्यूशन भयंकर बढ़ जाता है। अब आप सोचोगे सर पोल्यूशन होने का रीजन क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स हमने काफी बार ये डिस्कस भी किया है कि कितने लेवल पर वो सेफ माना जाता है, कितने लेवल पर उसे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया जाता है, कौन कौन से हमारे जो GRAP ग्रैप नॉर्म्स हमने पढ़े थे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 प्रीवियस हिंदू एनालिसिस में, तो आपको याद भी होगा, है ना? आपने आई होप लिखे भी होंगे। तो क्या होता है, तो देखो मेजर जो रीजन है ना इसके लिए, वो एक तो कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने वाला जो पोल्यूशन होता है ना, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिट्टी के ये सब निकलते रहते हैं। ठीक है, ऊपर से डीजल व्हीकल्स इतने चलते हैं ना,
उनकी वजह से जो पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5, PM 10 है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे बहुत सारी गैसें जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब दिल्ली NCR वाला एक रीजन ऐसा रह गया जिसमें एक तो स्टबल बर्निंग, एक आर्टिकल स्टबल बर्निंग का भी था, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई फार्मर्स को ब्लेम करना तो ठीक बात नहीं है ना। आप अपने जब आपको पास यहाँ पर सर्दियों का सीजन आता है तभी आपको क्यों एयर पॉल्यूशन की याद आती है, पहले तो साल भर आप कर सकते हैं। तो बस वही डेली कुछ ना कुछ आता रहता है। आज क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। आज एक दूसरे एंगल से हम इसे पढ़ेंगे कि Warrior Moms, a collective of mothers, has urged the National Human Rights Commission to take suo motu action against Delhi's toxic air, which it said has become a persistent and preventable crisis violating children's fundamental rights to life। तो देखो किसकी बात कर रहा है, सीधा सीधा आर्टिकल 21 किसकी गारंटी देता है, राइट टू लाइफ। ठीक है, और कुछ दिन पहले BR गवई जी ने कहा था जाने से पहले जब CGI थे वो, कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट आ जाइए। अब लोग पहुंच गए, देखते हैं क्या करते हैं। तो क्या है NHRC, ठीक है, अब लोग NHRC भी पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट कुछ कर नहीं रहा है। वो क्या कह रहा है, वो बेचारा कह रहा है किसको, CAQM को, कि भाई अपना काम ढंग से करो ना। कुछ दिन पहले हमने डिस्कस कर लिया था उसे। आज ये लोग पहुंचे हैं NHRC के पास। तो क्या है NHRC, कब बना था, 12 अक्टूबर 1993। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट PHRA 1993 से बना होता है। फैक्चुअल क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, एग्जाम में मोस्टली यही आते हैं। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, याद रखना एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। जब भी कभी ह्यूमन राइट्स का वोलेशन होता है डेफिनेटली इसका बीच में आना तय होता है। ठीक है, इसका चेयरपर्सन कौन होता है, या तो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट का जज। एक इसमें फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मेंबर होता है, एक मेंबर इसमें CGI हाई कोर्ट का होता है। कोई भी 3 मेंबर्स होते हैं इसमें ह्यूमन राइट्स, सिविल लिबर्टीज, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है, ये उससे रिलेटेड फील्ड के। इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन होते हैं, तो याद रखना नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन चेयरपर्सन तो मेन बॉडी हो गया। SCs, नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है, ये 1992 में बना था, आई होप आपको याद होगा। STs, SCs इनके आर्टिकल भी आपको याद होने चाहिए ना। 338 का A, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज, ये भी इसका क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। जस्ट फैक्चुअल वे में याद रखना है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ ए कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ, कौन कौन होता है, तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं। ठीक है, ओम बिरला जो कि आज के दिन है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी आज के दिन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे जो आज के दिन है। तो ठीक है, तो ये सारे के सारे उस काउंसिल में होते हैं, ये किसी एक नाम को रिकमेंड करते हैं, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होता है वो उसे बना देता है। ठीक है, कौन होता है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हटते कैसे हैं, तो रिमूवल प्रोसेस सेम होता है, सेम एज सुप्रीम कोर्ट जज। और सुप्रीम कोर्ट के जज का ही हाई कोर्ट के जज का सेम रिमूवल प्रोसेस होता है। पहला कौन सा, प्रूवन मिसबिहेव, और दूसरा कौन सा होता है, प्रूवन इनकैपेसिटी। अगर ये दो होते हैं तो उसके बाद है ना 100 मेंबर्स ऑफ लोकसभा, 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, देन एक काउंसिल बनती है 3 मेंबर्स की, देन वो रिव्यू करती है, फिर उसकी रिपोर्ट बनती है, फिर वो दोबारा से अगेन पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा में जाती है, देन अगेन 2/3 मेजोरिटी से अगर वो एग्री कर जाते हैं देन डेफिनेटली उसे हटा दिया जाता है। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, जस्ट कुछ फैक्ट याद रखना अबाउट NHRC। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सेंटर सेज यूपी रिपोर्टेड मैक्सिमम कंप्लेंट्स ओवर जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट। ये भी देखो बहुत अच्छा टॉपिक है। 2019 में, ठीक है, 2019 में समझना बहुत ध्यान से, एक मिशन लाया गया जिसका नाम था जल जीवन मिशन। ठीक है, जल जीवन मिशन। आई होप आप सभी ने पढ़ा होगा, जल है तो कल है, जल ही जीवन है, ये बातें बहुत सी जगह लिखी होती हैं। ठीक है, और ये किसके लिए आया था, तो याद रखना स्पेसिफिकली किसके लिए आया था, तो रूरल इलाके के लिए, यानी कि गांव में, विलेज एरियाज में लाने की बात की गई थी। ठीक है, कब आया था, 2019 में। इसका टारगेट ये था, समझना बहुत ध्यान से, बहुत अच्छा टॉपिक है। टारगेट ये था कि सभी को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले। ठीक है, अभी आपने देखा होगा बिहार के अंदर एक गांव है ना, जिसके अंदर जो महिलाएं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है, उनकी बॉडी के अंदर भी, उनके ब्रेस्ट मिल्क के अंदर भी क्या है, तो बेसिकली यूरेनियम पाया गया है।
तो जो कल भी हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था कि जब हम वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, है ना, तो उसको हम सिंपल ऐसे ही कहीं स्टोर कर लेते हैं, तो धीरे धीरे वो जो केमिकल्स होते हैं वो रिस कर नीचे चले जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे वाटर लेवल के पास पहुंचकर वो उसमें मर्ज हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे वापस से हमारे फूड चेन का पार्ट बन जाते हैं और फिर हमारी बॉडीज तक पहुंच जाते हैं, और फिर उनका नुकसान जो होता है वो तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो डिजीज के बढ़ने का भी ये मेन रीजन है, तो उनको अच्छे से डिस्पोज नहीं किया जाता है। तो कल हमने बायोडिग्रेडेबल जो नेचुरली जो हमारे पास बैक्टीरियाज हैं उनके ऊपर भी एक टॉपिक डिस्कस किया था, तो बस वही मैं इसमें मर्ज कर दिया हूं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो होता क्या है, कहा गया कि भाई सभी को सेफ पानी पीने का राइट है, बिल्कुल आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में आता है। और कहा गया कि इसमें क्या करेंगे, पानी बचाना भी है, तो बोले हर घर क्या कर देंगे, हर घर जल हर घर नल, ये स्कीम लाई गई कि हर घर में नल लगा देंगे। तो नल लगाएंगे तो क्या होगा, पीने का पानी पाइप के थ्रू आएगा, तो वेस्टेज भी कम होगा। और कितना पानी दिया जाएगा, तो फैक्चुअल पॉइंट याद रखना, 55 लीटर पर डे पर पर्सन इसमें अलाउ किया गया, यानी कि एक घर में इतना पानी एटलीस्ट पहुंचे कि एक आदमी के लिए यूज करने के लिए 55 लीटर पानी तो पर डे आए। इसका टारगेट सेट किया गया था 2024, बट ये अचीव नहीं हो उसका, तो हमने दोबारा से इसका नया टारगेट 2028 रख दिया है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो 2028 का टारगेट ये है, हर घर नल पहुंचा देना है, ठीक है, टैप वाटर पहुंचना चाहिए, कहने का मतलब ये है। किस दिन आया था, 15 अगस्त 2019, विच इज द नोडल मिनिस्ट्री, तो कौन सी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसके अंडर में ये काम करता है, ठीक है, सिंपल सा। अच्छा, एक रीजन था सेफ ड्रिंकिंग वाटर पीने को मिलेगा, दूसरा रीजन था वेस्ट ऑफ टाइम। आपने देखा होगा कभी गांव वाले रीजन में जाना है ना, शहरों में तो वो ऑलरेडी है ये फैसिलिटीज, गांव वाले रीजन में जाना, जो पानी भरने का काम करते हैं वो या तो बच्चे हैं, ठीक है, या फिर महिलाएं हैं, और उनका ज्यादा से ज्यादा समय किस में चला जाता है, पानी भरने में। अब सोचो घर में बच्चे हैं, वो पढ़ेंगे कब, अगर वो दिन भर 3 घंटे पानी भरते रहेंगे सुबह शाम। तो इस बात को भी ध्यान में रखा गया। याद रखना, एक स्कीम और चलाई गई थी इसके अंडर में, जिसका नाम था वाटर फॉर वुमेन, वुमेन फॉर वाटर। क्या बोला मैंने, वाटर फॉर वुमेन, वुमेन फॉर वाटर। मतलब क्या है कि पानी, देखो पानी जब खत्म होगा तो डेफिनेटली आपने देखा होगा कि जब पानी खत्म हो जाता है तो कौन जाता है भरने, है ना, तो जेंट्स लोग तो जाएंगे नहीं, तो वुमेन ही जाएंगे। तो वुमेन एम्पावर करने के लिए भी हमें किसकी नीड है, हर घर तक पानी पहुंचाने की नीड है, समझ गए, बस इससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इसके अंदर सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंप्लेंट जो निकल के आई है वो कहां से आई है, उत्तर प्रदेश में। Nearly 17,036 complaints have been received by the states and union territories on irregularities and the poor work quality in the projects initiated under the Jal Jeevan Mission, with about 84% of complaints coming from the Uttar Pradesh. Action had been taken against 621 departmental officials, 969 contractors and 153 third party inspection agencies। ठीक है, तो ये सब जस्ट डाटा है, कुछ फैक्ट याद रखना जो मैंने डिस्कस किए हैं। इसमें टैप का मतलब क्या है, तो याद रखना T4 टारगेट एवरी रूरल हाउसहोल्ड, प्रोवाइड फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शंस टू ऑल रूरल हाउसहोल्ड, ठीक है। ए का मतलब है एरियाज ऑफ प्रायोरिटी, कि कहां पानी पहुंचाना जरूरी है, ठीक है। इट फोकस ऑन क्वालिटी अफेक्टेड, ठीक है, डेजर्ट रीजन, संसद आदर्श ग्राम योजना, ठीक है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। P4 पब्लिक प्लेस, एंश्योर टैप्स इन स्कूल्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स, ग्राम पंचायत एंड कम्युनिटी बिल्डिंग्स। तो ये उसका फुल उसकी मीनिंग है। वाटर का मतलब क्या है, W4 वुमेन एंड वीकर सेक्शंस, यानी कि ये किसको एम्पावर कर रहा है, वुमेन और वीकर सेक्शंस को। It ensures 50% representation of the women in the committees like VWC, यानी कि विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी जब बनेगी तो उसके अंदर कम से कम 50% महिलाएं होनी चाहिए, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल सके। कि भाई पानी लगाना है, नल के लगाने हैं, ठीक है, तो उसमें वुमेन को काम दिया जाए ताकि उनका भी एम्पावरमेंट बढ़े, अपलिफ्टमेंट हो सके। A4 awareness and stakeholder involvement, Jan Andolan for water, encouraging voluntary contributions like Shramdan, ये सब होना चाहिए। T4 टेक्नोलॉजिक, ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। E4 एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन। R4 रूरल फोकस, तो ये उसके जस्ट नाम है, WATER वाटर, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना, कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट है, ओनली 20% of the candidates accepted PM internship scheme offers data. While the PM internship scheme pilot project has exceeded its target of providing 1.5 lakh internship opportunities in a year, it has found few takers among India's youth, data presented to the parliament show। यानी पार्लियामेंट में हमारी सरकार ने एक डाटा रखा
किसके बारे में, तो चलिए अच्छा टॉपिक है, पीएम इंटर्नशिप स्कीम। क्या है पीएम इंटर्नशिप स्कीम, तो सिंपल सा याद रखना, हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, ठीक है, यूथ पढ़ा लिखा है बट यूथ बेरोजगार है। तो कहा गया क्या करते हैं, एक स्कीम लाई गई जिसका नाम रखा इंटर्नशिप स्कीम, ठीक है, समझना बहुत ध्यान से, ठीक है। कहा गया कि हम लगभग 1 करोड़ यूथ को क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, और वो जो ट्रेनिंग होगी वो लगभग इंडिया की टॉप 500 कंपनीज में दी जाएगी, उनको स्किल सिखाई जाएंगी। देन जब वो अच्छा, उसके लिए कुछ पैसा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, 6,000 रुपए तो 6,000 रुपीज वन टाइम उनको दिया जाएगा। देन उसके बाद उनको 5,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा, ठीक है। 1 साल की वो ट्रेनिंग रहेगी, ठीक है, और उसके अंदर भी 5,000 का डिवीजन याद रखना, 500 रुपीज कौन देगा, तो हमारी गवर्नमेंट देगी, भारत सरकार देगी, और 500 रुपए वो कंपनी देगी जिस कंपनी में वो काम कर रहा है। और जब वो ट्रेंड हो जाएगा, जब वो स्किल्ड हो जाएगा, तब उसे क्या किया जाएगा, उन्हीं कंपनीज में कहीं ना कहीं प्लेस कर दिया जाएगा। तब जाकर हम क्या करेंगे, लगभग 1 करोड़ जॉब क्रिएट कर पाएंगे फॉर यूथ, समझ गए। तो इस स्कीम का नाम था पीएम इंटर्नशिप स्कीम, समझ गए। बट अभी डाटा निकल के आ रहा है कि सिर्फ 20% जो लोग हैं उन्होंने ही इसके अंदर फिल अप किया है, जस्ट इतना सा डाटा है, ठीक है। द स्कीम इज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मिनिस्ट्री जरूर याद रखना, आपके एग्जाम में डेफिनेटली ये छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। It aims to provide long-term internship opportunities, 12 months in top private companies, firms for young Indians offering practical industry। ये सब हमने डिस्कस किया था। 1 करोड़ यूथ को क्या करना है, अगले 5 साल में एम्पावर कर देना है। Over 2 phase, 1.65 lakh internship offers were made by the companies to the applicants। Minister of State for Corporate Affairs हर्ष मल्होत्रा ने कहा लोकसभा में, और बताया कि सिर्फ 20% लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट किया। Candidate cited locations, roles and duration as reasons for declining the offers। ठीक है, मान लो कोई जम्मू कश्मीर का बंदा है, आप उसे 5,000 रुपए पर मंथ देकर उसको केरल में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो क्यों ही जाएगा बेसिकली, है ना। तो वही सब रीजन है। The Prime Minister Internship Scheme was announced in the Union Budget 2024 with the aim of providing internship opportunities to 1 crore youth in India's top 500 companies। वही सब बातें जो हमने डिस्कस की थी। It seeks to provide internship, वही सब लिखा है, 500 रुपए वो देगा, 4,500 रुपए वो देगा, और कितनी एज होनी चाहिए इसके लिए, आपकी 21 से 24 ईयर तक होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, ध्यान रखना, उसके बाद तो आप चाहे कितने पढ़े लिखे हो, ठीक है, इतना जरूर याद रखना। 21 से 24 साल एज होनी चाहिए, मिनिमम आपको 10th पास होना चाहिए, उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। Corporate social responsibility in general can be referred to as a corporate initiative to assess and take responsibility for the company's effects on the environment and the impact on social welfare। और ये आया था कंपनीज एक्ट 2013 से, और इसमें कहा गया कौन सी कंपनी, तो इसमें वो कंपनी आती है जिसके एनुअल टर्नओवर 1,000 करोड़ रुपए है, ठीक है, नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए है या उससे ज्यादा है, और उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ऊपर है। वो कंपनी क्या करती है, CSR को इंप्लीमेंट करती है, तो वहां पर भी इनको लगाया जा सकता है, ठीक है, सिंपल से याद रखना। नेक्स्ट है प्राइवेसी इन ए फिशबॉल सोसाइटी। सेम वही है, देखो, इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी इज डबल एज स्वॉर्ड, है ना, 2 धारी तलवार बन गई है टेक्नोलॉजी। कैसे, एक तरफ अच्छा भी है, एक तरफ बुरा भी है। एक तरफ आप AI की बातें करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, भाई इससे ये हो गया वो हो गया ना, बहुत सारे बेनिफिट हुए। एक तरफ उसके नेगेटिव भी हैं, जैसे इसमें डिस्कस भी किया इसने, आपका जो डीप फेक है ना आजकल चल रहा है, ठीक है, इसके जो साइबर फ्रॉड की बातें चल रही है, वही टॉपिक है जो थोड़ी देर पहले हमने डॉट वाला डिस्कस किया था। जस्ट एक अनदर उसके अंदर है ना रेफरेंस लेकर इसको लिखा गया है, बाकी है वही चीजें, ठीक है। जब पढ़ोगे तो वही सब निकल के आएगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आएगा, इसमें पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 आ जाएगा, ठीक है। इसी के अंदर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बातें फिर कर दी उसने, ठीक है। फिर दोबारा से इसने KS पुट्टास्वामी जजमेंट 2017 की बातें कर दी, है ना। तो किसकी बात हो रही है, प्राइवेसी। कह रहा है कि भारत में जो प्राइवेसी है ना वो नाम की रह गई है। अब किसको टारगेट किया इसने, तो वही संचार साथी ऐप को, है ना, कि उसमें गवर्नमेंट एक्चुअल में तुम्हारा डाटा ले रही है और तुम्हें पता ही नहीं है कि उस डाटा का यूज कहाँ होने वाला है, ठीक है। तो वही कुछ बातें पता होनी चाहिए। आर्टिकल 21 KS पुट्टास्वामी राइट टू लाइफ, ठीक है, वही सब इसमें लिखा हुआ है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा, बाकी वही चीज है ये, ठीक है, जस्ट अनदर फॉर्म में लिखा हुआ है।
The Information Technology Act 2000 and its guidelines and Digital Personal Data Protection Act 2023 and rules, the reality of privacy remains opaque. This not only exposes individuals to the risk of the data breach, but also pushes them into obscurity, especially in the case of non-consensual intimate image abuse. ठीक है, NCII आपने देखा होगा कितना यूज होता है उसमें, है ना, where algorithms generate deep fake pornographic image without one's knowledge or कंट्रोल. ठीक है, तो उनको कैसे कैलकुलेट, हालांकि हमारी भारत सरकार ने कहा था कि हम ना एक नेशनल कमेटीज, एक नेशनल वो बनाने वाले हैं, ठीक है, कमेटी जिसके ऊपर उसको कंट्रोल किया जाएगा. ठीक है, उसके ऊपर इमेज पे लिखा रहेगा कि भाई ये कंटेंट AI जनरेटेड है ना, तो उसके प्रोविजंस आ रहे हैं, जब आएंगे तब की बातें बाद में है. Regulating such assault is an urgent legal and policy imperative. The conventional frameworks for addressing such abuse are inadequate. वही सब बातें लिखी हैं. Data of the NCRB क्या कहता है? Puts all cyber crimes in one category without any granular classification of specific offenses. With the proliferation of the AI-generated deepfakes mainly used to harass, shame and silence victims, और mostly किसको टारगेट किया जाता है? वुमेन्स को. और ये बढ़ते ही जा रहे हैं, तो इसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए. तो वही सब बातें हैं, बस घुमा फिरा के लिखी है, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं. Zero Stars mandating संचार साथी ऐप टू टैकल साइबर क्राइम इज एन ओवरकिल. फिर वही बात कह रहा है, संचार साथी. अब यही चलने वाला है काफी दिन तक न्यूज में, है ना, और ज्यादा इसमें डाटा हमारे पास है नहीं. Cyber criminals have exploited a security gap wherein user accounts on instant messaging apps remain functional even after the associated SIM card. ठीक है, तो इसमें कहा गया the rampant use of the spoofed or tampered IMEI numbers, पता होगा ना, मोबाइल में होते हैं, तो उसको आप ट्रैक कर सकते हो अगर आप संचार साथी ऐप के ऊपर रजिस्टर्ड हो. बट मैंने कहा ना, प्राइवेसी वाला कंसर्न रहेगा, ध्यान रखना. अभी सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है हम पढ़ लेंगे बाद में. सिम बाइंडिंग क्या होता है, बस ये याद रखना. सिम बाइंडिंग वन लाइनर में पूछ सकता है. इंश्योरिंग दैट ए यूजर्स अकाउंट इज डिसेबल्ड इफ द फिजिकल सिम इज रिमूव्ड इन द second. Smartphone manufacturers must pre-install the Sanchar Sathi app to verify device authenticity in all new devices by the March 2026. लेकिन हाँ, मैंने कहा ना कि इसमें एप्पल ने इसका अपोज कर दिया है, और अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है. तो घूम फिर के वही न्यूज है जो 3-4 बार आ रखी है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. टेम्पलेट फॉर सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन. ये आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये एक ऐसा ग्रुपिंग बना था जिसने इंडियन ओशियन रीजन के अंदर अपनी प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, चाइना को काउंटर करने के लिए उन्होंने जस्ट इसे स्टार्ट किया. बट फिर कुछ समय बाद इन्हीं तीनों देशों के बीच में आपस में क्या हो गए, डिस्प्यूट हो गए, और इसके ऊपर स्टे लग गया, है ना, जस्ट हॉल्टेड. अब दोबारा से इसको शुरू किया जा रहा है. जितने भी सिक्योरिटी एडवाइजर्स इन कंट्रीज के वो मिल रहे हैं. अभी कुछ दिन पहले कोलंबो में मीटिंग भी हुई थी. हमने उस दिन भी हिंदू एनालिसिस में इसके ऊपर अच्छे से डिस्कस किया था, कौन कौन से मेंबर्स हैं, कहाँ हेडक्वार्टर है. दोबारा उसको देख लेते हैं क्योंकि आर्टिकल उसी के ऊपर है. और नवंबर 2025 इंडिया होस्टेड द 7th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल समिट ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. तो क्या है CSC. CSC कब बना होता है? 2011 में. याद रखना, फैक्चुअल ही याद रखना है ज्यादा. एज द ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉपरेशन बिटवीन इंडिया, मालदीव्स एंड श्रीलंका. ठीक है, activity stalled after 2014 due to the India Maldives tensions and shifting geopolitical dynamics. तो उस समय बंद हो गया. Revived and rebranded as CSC in 2020. फिर उसमें मॉरिशस आ गया 2022 में, बांग्लादेश आ गया 2024 में, और उसके अंदर सीचेल्स आ गया 2025 में. तो अब उसके अंदर कितने हो गए? टोटल 6 मेंबर हो चुके हैं, ये भी ध्यान रखना. ठीक है, तो जस्ट टू काउंटर द चाइना, तो चाइना वाला एंगल इसमें याद रखना है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट रीजनल सिक्योरिटी बाय एड्रेसिंग ट्रांसनेशनल थ्रेट्स एंड चैलेंजेस ऑफ द कॉमन कंसर्न टू द मेंबर स्टेट्स. पिलर से याद रखना, मैंने उस दिन भी कहा था, ये आजकल ट्रेंड बन चुका है कि एग्जाम को थोड़ा सा डिफिकल्ट करने के लिए वो क्या करते हैं, पूछ लेंगे कि बताओ G20 की थीम क्या है, किस पर वो काम करता है, बताओ बिम्स्टेक के मेन पिलर्स क्या हैं, क्यों वो देश एक दूसरे के साथ बैठे हैं उस ग्रुप में. पूछ लेगा बताओ कौन जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है वो क्यों बनाई गई है. तो उसके 5 पिलर है, ध्यान रखना. आजकल ये ट्रेंड हो रहा है एग्जाम्स में. मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पहला, काउंटरिंग टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन,
कॉम्बैटिंग ट्रैफिकिंग, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड द डिजास्टर रिलीफ, इसके लिए काम कर रहा है। सिंस देन द ग्रुप हैज रिमेन्ड स्टडीज, नो, ठीक है, 2022 में इसमें मॉरिशस आ गया, वही सब बातें लिखी हुई हैं, जस्ट याद रखना। उसकी समिट अभी भारत में हुई थी। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि हमें किसको काउंटर करना है, चाइना, और चाइना काउंटर करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं। हम बिम्स्टेक बना के बैठे हैं, हम आसियान से भी मीटिंग करते रहते हैं, इवन दो हम उसके पार्ट नहीं है, जस्ट टू काउंटर द चाइना। ठीक है, चलते थोड़ा सा आगे। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।